साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आज भारत के महान सम्राट अशोक, जिसको हम चक्रवर्ती अशोक के नाम से जानते हैं सभी लोग, आज उन्हीं का जन्मदिन है। साथियों, सम्राट अशोक का आज 2326वीं ये हमारे देश में उसकी जन्म जयंती मना रहे हैं। आज गांधीनगर A3 क्लब के माध्यम से इस जन्म जयंती को हम अंबेडकर हॉल के समिति रूम में मना रहे हैं। साथियों, सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक का पिताजी का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का जो पिता था उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। हमारे देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको अखंड भारत कहते थे, जो हमारा देश सुखी और समृद्ध था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से ये हमारा देश जो था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश पर करीबन 24 साल यानी कि 24 साल तक शासन किया। उसके बाद उनके बेटे यानी कि बिंदुसार मौर्य, जो हमारा भारत का मगध राज्य है, भारत में सबसे सक्षम, सशक्त और बहुत ही बड़ा राज्य था, उसका नाम था मगध। मगध राज्य की राजधानी पहले राजगुरु हुआ करती थी, बाद में उसका राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र नाम है उसका आज के दिन में उसको पटना यानी कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वो पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। और बिंदुसार मौर्य ने करीबन 28 साल तक मगध के राजा के राज में राज्य किया। साथियों, बिंदुसार को 16 पटरानियां थी और 16 पटरानियों में से उसको 100 बेटे पैदा हुए थे। उनमें सबसे छोटा बेटा का नाम था अशोक और सबसे बड़ा बेटा का नाम था सुशील। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो भी बहुत पराक्रमी राजा था, बहुत देशों पर शासन उसने भी किया, लेकिन बिंदुसार का ये मानना था कि मेरा उत्तराधिकारी के रूप में सुशील को राजा बनाओ। जो बिंदुसार की जो 16 पटरानियां थी, उनमें से जो अशोक की माँ है, जिसका नाम था शुभांगिनी, उसको प्रेम से धर्मा के नाम से भी बिंदुसार और अशोक उसको पुकारते थे। अशोक उसकी माँ को बहुत ही प्यार करता था और उसकी माँ भी अशोक को बहुत प्यार करती थी। शुभांगिनी ने एक बार अशोक को कहा कि बेटा, तुम इस देश का बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तब अशोक को यह पता नहीं था कि मैं इस देश का सम्राट बनूंगा, क्योंकि उसके पहले उनके 99 भाई थे। तो बिंदुसार ने सुशील, जो उसका बड़ा बेटा था, उसको ये जो तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, वो तक्षशिला का गवर्नर बनाया था। लेकिन जो सुशांत था, उसका राज्य करने का तरीका मौर्य वंश के अनुरूप नहीं था, तो वहाँ बार बार विद्रोह हुआ करता था। तो बिंदुसार ने सुशील को कहा कि भाई, तुम ये विद्रोह को किसी भी हालत में दबा दो। सुशील ने ये विद्रोह दबा तो दिया और फिर वापस जब वो पाटलिपुत्र लौट रहा था, फिर से दोबारा विद्रोह वहां शुरू हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य का शासन इतना बड़ा था कि मैं आपको बात करूं तो उत्तर में हिंदुकुश पर्वत जो है, वहां से शुरू होकर तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक उसका बहुत बड़ा लंबा उसका विस्तार था। और ऐसे सम्राट अशोक के राज्य में मैं अगर बात करूं तो बर्मा, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बहुत सारे ईरान से आगे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बहुत सारे देशों में वो पूरा भारत जो मौर्य वंश के साम्राज्य के तले था।
तो जब सुशील जब वापस आ रहा था तक्षशिला से, तो फिर वहां दोबारा विद्रोह शुरू हो गया। तो बिंदुसार मौर्य ने अशोक को कहा कि आप जाओ, और अशोक पहली बार अकेला लड़ने के लिए तक्षशिला गया। अशोक बहुत ही ताकतवर इंसान था, साथ में वो इतना क्रूर और घातकी भी था, और हिंसक था, आक्रामक था। तो वो जब तक्षशिला गया तो वहां जाके उसने जो विद्रोह था उसको दबा दिया, और ऐसा कुचल दिया विद्रोह को कि वहां की जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो उससे घबराने लगे। जब अशोक वहां से वापस आ रहा था पाटलिपुत्र में, उस समय उनके जो 99 भाई थे, जो पितराई भाई थे, उसमें जो अशोक की मां थी शुभांगिनी, उसकी हत्या कर दी। जब ये बात अशोक ने सुनी तो फिर उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से आने की वजह से अशोक ने उसके जितने भी सारे भाई थे वो उसकी हत्या कर दी, और सुसिन की भी हत्या कर दी। और वो सम्राट अशोक के नाम से उसका जो पिता थे बिंदुसार को भी उसने बंदीवान बना दिया, और बंदी बनाकर वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद ईसा पूर्व 269 यानी कि करीबन उसने 39 साल तक भारत में राज किया। अशोक का जन्म वैसे तक्षशिला, मैंने कहा कि पाटलिपुत्र में ईसा पूर्व 304 में हुआ था। तो 304 से लेके ईसा पूर्व 232 तक सम्राट अशोक का शासन कहा जाता है। जब उसकी मां का देहांत होने के बाद जब वो और ज्यादा क्रूर और घातकी हो गया, तो उसने बहुत सारे प्रदेश को जीतने के लिए वो आगे बढ़ा, और अशोक ने एक के बाद पूरे भारत को, उनके मगध जो उनका राज्य था उसमें वो शामिल करता गया। जब वो राजा बना ईसा पूर्व 269 में 269 में, तो उसकी एक इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी। जो उड़ीसा राज्य है अभी का, वो उड़ीसा की बगल में कलिंग था, वो बहुत बड़ा कलिंग राज्य था। तो कलिंग को हराने के लिए अशोक ने आक्रमण किया, और जो कलिंग का युद्ध हुआ वो भारत में सबसे भयानक युद्ध में से एक युद्ध माना गया। उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदीवान बनाया गया, और करीबन 1,50,000 से ज्यादा लोगों को वो घायल हो गए। और जो वो नदी, कलिंग के बगल में जो वो नदी थी, वो नदी का जो पानी था वो पूरा रक्त से, लहू से भर गया था। मैं खुद वहां गया हूं कलिंग में, उस नदी के जहां वो अशोक बैठा था निराश होके, उस जगह पर मैं खुद गया था। तो अशोक जब इतना सारा लोगों को मारकर वो राजा तो बन गया, कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन वो दिल से बहुत परेशान था। और फिर उसने वहां निश्चय किया, ये नजारा देखकर, कि मैंने इतने सारे लोगों की हत्या कर दी, लाखों लोगों को, निर्दोष लोगों को मैंने मार दिया। उस समय वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आया जिसका नाम था उपगुप्त। उसने अशोक को बौद्ध धर्म अंगीकार करवाया और दीक्षा दी। और अशोक का उस दिन कलिंग के युद्ध के बाद
उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो मानव कल्याणकारी राजा बन गया। वो चक्रवर्ती राजा बन गया। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट, राजाओं का, महाराजाओं का भी महाराज, उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। पूरे विश्व में एक ही ऐसा अशोक राजा था जिसका नाम चक्रवर्ती सम्राट अशोक था। वैसे तो उसको लाड से, प्यार से, मोहब्बत से उसको प्रियदर्शी भी कहते हैं, देवांग प्रिय भी कहते हैं। और जब इसने इतनी सारी हत्या की तो उसको चंडाशूर भी कहा गया था। वो अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद उसने हिंसा छोड़ दी और पूरे भारत को कल्याणकारी योजना यानी कि बुद्ध धर्म के जो नियम थे उस आधार पर बुद्ध की राह पर वो चल पड़े अशोक। और अशोक के कार्यकाल में जो उसने 39 साल तक शासन किया, उस शासन में अशोक के माध्यम से 84,000 से ज़्यादा स्तूपों की अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाए। 33 से ज़्यादा शिलालेख बनवाए। एक शिलालेख हमारे गुजरात के गिरनार में भी है। आप कभी जाओ तो देखना। अशोक ने उस जमाने में जब हमारे देश में लकड़ी का चलन था, काष्ठ का, उस जमाने में अशोक ने पहाड़ों को चीर कर, चट्टान बनाकर, वो पहाड़ के ऊपर उसका संदेश जो था, बुद्ध का संदेश था, मानवतावादी संदेश था, कल्याणकारी संदेश था, अहिंसा का संदेश था, वो संदेश हर जगह पर उसने लिखवाया। अशोक के शासन काल में 23 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों की भी स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की। जिसमें नालंदा जो विश्वविद्यालय थी वो हमारे भारत की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय थी। उसमें 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अलग अलग देश से पढ़ने के लिए आते थे। हुएन संग जो चीनी एक प्रवासी था, उसने भी नालंदा की मुलाकात की थी और 1600 से ज़्यादा वहाँ टीचर पढ़ाते थे नालंदा में। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि नालंदा को जलाया गया। तो नालंदा को जलाने के लिए बदरुद्दीन नाम का एक मुस्लिम, बदरुद्दीन खिलजी, जो भारत में एक मुस्लिम शासक था, वो बदरुद्दीन खिलजी वो बहुत बीमार था। तो बदरुद्दीन खिलजी ने, एक बुद्ध साधु ने उसको अच्छा कर दिया। तो फिर बदरुद्दीन खिलजी ने उस साधु को बुलाया, भिक्षु को बुलाया। तो बदरुद्दीन खिलजी जो था वो बोला कि भाई तुमने मुझे कैसे एकदम स्वस्थ बना दिया, तुमने तो बोला कि तुम सिर्फ कुरान पढ़ो। तो जो कुरान जो पढ़ रहा था बदरुद्दीन, उस कुरान के जो शब्द थे उस पर वो आयुर्वेदिक यानी कि वो दवाई थी वो लगाई हुई थी, उसके हाथ से वो कर से उसको वो अच्छा हो गया। तो बदरुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा कि आप कहाँ से ये सीख कर लाए? तो उसने बताया कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय का, वहाँ से मैं ये सारी विद्या सीख कर लाया। तो बदरुद्दीन खिलजी ने नालंदा को जलाया, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नालंदा को जलाया गया वो बदरुद्दीन खिलजी ने नहीं जलाया था, लेकिन मनुवादियों ने जलाया था। और ये वो जब नालंदा जली तो इसमें जो पुस्तकें थी, जो किताबें थी, वो करीबन 6 महीने तक जलती रही। ऐसी बहुत बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय थी। अशोक ने कलिंग जीतने के बाद जब वो कल्याणकारी राजा बना, सम्राट बना, फिर वो सारनाथ गया अशोक। और उसका जो बेटा था, उनके 4 बेटे थे अशोक के।
उसका नाम था महेंद्र। संघमित्रा उसकी लड़की का नाम था, और कुणाल और चंद्रमुखी 2 बेटी और 2 बेटे थे। उसको भी 4 पत्नियां थी, देवी, पद्मावती, ऐसी 4 पत्नियां थी उसको। साथियों, ये महेंद्र और संघमित्रा दोनों ने विदिशा जो भोपाल के आगे जो मध्य प्रदेश में है, वहां जाके उसने दीक्षा ली, और वहीं से वो बुद्ध गया आए, और बुद्ध गया से बोधि वृक्ष को लेकर वो बुद्ध के प्रचार के लिए वो श्रीलंका गए। और अशोक ने भी उनके शासन काल में ईसा पूर्व 269 से 232 तक का शासन में वो पहली बार यात्रा पे निकले, वो बुद्ध गया गए। वहां से लिंबूनी गए, जो तथागत गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है, और लिंबूनी जाके वहां उस राज्य में जो कर था, टैक्स था, वो अशोक ने माफ करवा दिया था। ऐसे महापराक्रमी अशोक ने पूरे भारतवर्ष में बुद्ध के हजारों शिलालेखे बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कभी कभी कहीं जगह पर वाव बनवाई, पशुओं की हिंसा पर उसने पाबंदी लगाई, मानव हिंसा पर पाबंदी लगाई, शिक्षा पर जोर दिया। और अशोक ने सबसे बढ़िया काम यह किया कि बुद्धा का जो 4 मुख वाला सिंह कृति वाला जो सिंह है, उसको उनका राज्य चिन्ह बनाया अशोक सम्राट ने। और धम्म चक्र जो तथागत बुद्ध के 24 ज्ञान का जो शब्द थे, उसको उसने राज्य चिन्ह बनाया। अशोक का मृत्यु 232 में हुआ ईसा पूर्व में। उसके बाद, अशोक के बाद उसका बेटा कुणाल था। जो कुणाल था वो उसको बहुत प्रिय था। कुणाल नाम उसने इसलिए रखा था कि उसकी जो आंखें थी वो कमल जैसी थी, बहुत ही बढ़िया आंखें थी उसकी, तो इसलिए उसका नाम कुणाल रखा था। लेकिन उसकी दूसरी मां ने उसकी इस आंखों को फोड़ दिया था, कुणाल की आंखों को, इसलिए वो अंधा था। जब वो शासक बना, उसने 4 साल तक शासन किया। कुणाल के 2 बेटे थे, दशरथ और संपन्नी, उसने भी 8-10 साल काम शासन किया। देववर्धन ने भी 8 साल काम किया। और लास्ट में धीरे धीरे करके अशोक के बाद जो मौर्य वंश था, उसका धीरे 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 शासन से कमजोर होने लगा। कमजोर शासन में जो छेला लास्ट राजा था, जिसका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त देव बनवन के जाने के बाद वो शासक बना ईसा पूर्व 187 में, और ईसा पूर्व 185 तक, यानी कि 2 साल तक वो राजा रहा। ईसा पूर्व 185 में बृहदत्त जो राजा था, उसके राज्य में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक सेनापति था। मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया था, तो उस शासन प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए, इसका एक बृहदत्त एक मीटिंग बुलाया था। और उसी भरी मीटिंग में उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग, उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। साथियों, मौर्य वंश का 10वां शासक, जो दशासन, मौर्य वंश को दशासन कहते हैं, वो अशोक, और उसके बाद अशोक तीसरा राजा था।
बृहद्रथ की हत्या के बाद भारत में मौर्य वंश का समापन हुआ, खत्म हुआ मौर्य वंश और शुंग वंश की स्थापना हुई। कहा ऐसा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो पाटलिपुत्र से बृहद्रथ की हत्या करने के बाद वो अयोध्या आया। अयोध्या का नाम साकेत था, जो फैजाबाद जिले में था, घाघरा नदी के किनारे पर था। घाघरा और सरयू नदी फैजाबाद के आगे मिलती है। तो पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करने के बाद वो सीधा अयोध्या आया और अयोध्या आके उसने एक आदेश जारी किया कि अगर हर कोई भी आदमी भिक्षु, बुद्ध भिक्षु का अगर कोई माथा काट के लाता है तो उसको 100 सोनामर इनाम में दी जाएगी। और इस तरह से भारत में बुद्ध का भी शासन का या कि बुद्ध धर्म का भी पतन हुआ। अशोक के जाने के बाद सिर्फ 50 सालों में पूरा अखंड भारत कहा जाता था, बर्मा से ईरान, इराक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, वो सारा प्रांत जो पूरा था वो धीरे 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 मौर्य शासन के बाद खत्म हो गया। साथियों, आज हम A3 क्लब के माध्यम से सम्राट अशोक की 2326वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान।